दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस कॉर्पोरेट ऑफिस में लोग नौकरी करने जाते हैं, करियर बनाने जाते हैं, घर चलाने जाते हैं, पेरेंट्स का सपना पूरा करने जाते हैं, अगर वही जगह डर, दबाव, एक्सप्लॉइटेशन और साइलेंस की कहानी बन जाए तो क्या आप मानेंगे? और अगर ऐसे मामले सामने आने के बाद हर मुद्दे पर ज्ञान देने वाले लोग अचानक चुप्पी साध ले तो क्या समझना चाहिए? आज की कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, आज की कहानी है उस सिस्टम की जहां क्राइम से ज्यादा नैरेटिव बचाने की कोशिश होती है। अंत तक देखिएगा क्योंकि आज बात अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। दोस्तों, हमारे देश में एक अजीब आदत बन चुकी है, कोई भी घटना होती है लोग सबसे पहले सच नहीं ढूंढते, सबसे पहले अपना पक्ष ढूंढते हैं। लोग ये नहीं पूछते कि पीड़ित कौन है, एविडेंस क्या है, कानून क्या कहता है। लोग पहले ये देखते हैं कि अगर मैं इस पर बोलूंगा तो मेरी आइडियोलॉजी को फायदा होगा या नुकसान, अगर मैं चुप रहूंगा तो फॉलोअर्स बचेंगे या नहीं, अगर मैं इस पर रिएक्ट करूंगा तो मेरे कैंप वाले नाराज होंगे या खुश। यानी इंसाफ बाद में, इमेज मैनेजमेंट पहले। यही वजह है कि आज के दौर में क्राइम से ज्यादा डेंजरस सिलेक्टिव आउटरीच हो चुका है। कुछ लोग हर टॉपिक पर बोलेंगे, मौसम बदल जाए, सेलिब्रिटी ब्रेकअप हो जाए, फॉरेन कंट्री में इलेक्शन हो जाए, किसी एड कैंपेन में लोगो चेंज हो जाए, तुरंत ट्वीट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई अनकंफर्टेबल लोकल मुद्दा सामने आता है जिसमें मॉरलिटी की जरूरत हो, करेज की जरूरत हो, साफ स्टैंड लेने की जरूरत हो, अचानक नेटवर्क चला जाता है। तो सबसे पहले सीधा समझते हैं कि नासिक टीसीएस यूनिट में मामला क्या बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के मुताबिक वहां कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि ऑफिस के अंदर कई सालों से वर्क प्लेस हैरासमेंट, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, इंटिमिडेशन और धार्मिक दबाव जैसी गतिविधियां चल रही थी। कुछ महिला कर्मचारियों ने शिकायत की कि उन्हें परेशान किया गया, दबाव बनाया गया, और जब उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की तो उनकी बात गंभीरता से नहीं ली गई। पुलिस ने इन शिकायतों के आधार पर कई एफआईआर दर्ज की, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जांच शुरू हुई। रिपोर्ट्स में भी कहा गया कि इंटरनल कंप्लेंट सिस्टम और एचआर हैंडलिंग पर सवाल उठे हैं। यानी मामला सिर्फ एक एम्प्लॉय डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि वर्क प्लेस सेफ्टी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और पॉसिबल ऑर्गेनाइज्ड मिसकंडक्ट जैसे बड़े सवालों तक पहुंच गया। अब फाइनल सच अदालत और जांच से ही सामने आएगा, लेकिन इतना साफ है कि यह एक छोटा ऑफिस इशू नहीं रहा, यह नेशनल डिस्कशन का विषय बन चुका है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, किसी भी केस में फाइनल सच अदालत और जांच से आता है, सोशल मीडिया वर्डिक्ट से नहीं। इसे ना हम बिना एविडेंस किसी को गिल्टी घोषित करेंगे, ना बिना ड्यू प्रोसेस किसी को सेंट बनाएंगे। लेकिन अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स हो, पुलिस एक्शन हो, पब्लिक कंसर्न हो, तो मामला सीरियस है और सीरियस मामलों को सीरियस तरीके से लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, जैसे ही कोई मामला सामने आता है सोसाइटी दो हिस्सों में टूट जाती है। एक ग्रुप ऐसा जो बिना फैक्ट्स पढ़े फैसला सुना देता है, दूसरा ग्रुप ऐसा जो फैक्ट्स सामने होने पर भी साइलेंस चूज करता है, और बीच में जो सबसे जरूरी चीज है, विक्टिम की आवाज, वो शोर में दब जाती है। दोस्तों, कॉर्पोरेट ऑफिसेस को हम अक्सर आइडियल जगह मान लेते हैं। बेज लगा है, लैपटॉप मिला है, एसी ऑफिस है, इंग्लिश कम्युनिकेशन है, कैफेटेरिया है, मतलब सब प्रोफेशनल होगा। लेकिन याद रखिए, रिसेप्शन एरिया में प्लांट रख देने से इथिक्स ग्रो नहीं होते, ग्लास बिल्डिंग होने से ट्रांसपेरेंसी गारंटी नहीं होती, कंपनी का ब्रांड और कंपनी का इंटरनल कल्चर दो अलग अलग चीजें हो सकती है। यही इस पूरी कहानी की पहली बड़ी सीख है, किसी संस्था की असली ताकत उसकी ब्रांडिंग नहीं, अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर कोई संस्था कंप्लेंट सुनती है, इम्पार्शियल जांच करती है, पीड़ित को सपोर्ट देती है, आरोपी पर फेयर एक्शन लेती है, तब वो संस्था मजबूत है। वरना बाहर लोगो चमकता रहेगा और अंदर सिस्टम सड़ता रहेगा। अब जरा एचआर सिस्टम की बात करते हैं। एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेस। नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई जगह अनऑफिशियल मीनिंग कुछ और बन जाता है, जैसे कि हैंडल रेपुटेशन, कंप्लेंट आई, ब्रांड बचाओ, मामला दबाओ, इंटरनल मेल भेजो, प्लीज मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। अरे भाई साहब, प्रोफेशनलिज्म का मतलब प्रॉब्लम छुपाना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। अगर कोई एम्प्लॉय कंप्लेंट लेकर एचआर के पास जाए और उसे सीरियसनेस की जगह डिसमिसल मिले, सपोर्ट की जगह प्रेशर मिले, कॉन्फिडेंशियलिटी की जगह गॉसिप मिले, तो समझे इशू सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा, इशू पूरे सिस्टम का है। क्योंकि जब पहली जेन्युइन कंप्लेंट इग्नोर होती है तब दूसरी कंप्लेंट पैदा होती है, और जब दूसरी भी इग्नोर होती है तब कल्चर टॉक्सिक बन जाता है। भारत में पोस्ट लॉ इसलिए बना था कि वर्क प्लेसेस महिलाओं के लिए सुरक्षित रहे। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इसलिए बनाई गई कि एम्प्लॉय बिना डर शिकायत कर सके। लेकिन लॉ किताब में हो और ग्राउंड पर ना चले तो कानून डेकोरेशन बन जाता है। यही दूसरी सीख है, कानून का अस्तित्व नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी को सुरक्षित बनाता है। हमारे यहाँ पॉलिसीज अक्सर बहुत अच्छी होती है, एग्जीक्यूशन कमजोर होता है। हेलमेट रूल है, लोग हाथ में हेलमेट लेकर चलते हैं, ट्रैफिक लॉ है, सिग्नल तोड़ते हैं, कंप्लेंट पोर्टल है, रिस्पॉन्स नहीं आता। यही बीमारी हर सेक्टर में है। अब सवाल आता है, वल्नरेबल लोग टारगेट क्यों होते हैं? क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन हमेशा वही होता है जहां रेजिस्टेंस कम हो। पहली नौकरी, नया शहर, रेंटेड रूम, फैमिली दूर, पैसे की जरूरत, कॉन्फिडेंस कम, ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है। सोचे कि यंग एम्प्लॉय जिसने फैमिली से प्रॉमिस किया है कि नौकरी टिकानी है, अगर वही एम्प्लॉय किसी दबाव, डर या एक्सप्लॉइटेशन का सामना करे तो वो बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात होगी, अगर आवाज उठाई तो करियर खत्म। और यही प्रेडेटर्स जीतते हैं।
याद रखिए, एक्सप्लॉइटेशन कभी भी सिर्फ फिजिकल नहीं होता। इमोशनल प्रेशर, प्रोफेशनल ब्लैकमेल, सोशल आइसोलेशन, साइकोलॉजिकल फियर, ये सब एक्सप्लॉइटेशन के टूल्स हैं। अब कुछ लोग हर ऐसे मामले को तुरंत आइडेंटिटी डिबेट बना लेते हैं, क्राइम हुआ है या नहीं ये सेकेंडरी हो जाता है, पहले ये पूछा जाता है कि आरोपी कौन से ग्रुप से है। अगर अपने कैंप का हुआ तो न्यूएंस शुरू, अगर दूसरे कैंप का हुआ तो आउटरेच शुरू। हमारे देश में लॉजिक कुछ ऐसा हो गया है, क्राइम गलत है लेकिन बस जैसे ही लेकिन आया समझ जाओ कि मॉरलिटी अब जिम्नास्टिक्स करने वाली। दोस्तों, क्रिमिनल का रिलीजन का सरनेम, लैंग्वेज, पॉलिटिकल प्रेफरेंस सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? एविडेंस, विटनेस, कंप्लेंट, डिजिटल प्रूफ, ड्यू प्रोसेस। यही तीसरी सीख है। जब सोसाइटी आइडेंटिटी को एविडेंस से ऊपर रख देती है तब जस्टिस कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात इक्वली जरूरी है, किसी आरोपी के नाम से पूरी कम्युनिटी को जज करना भी गलत है। करोड़ों लोग मेहनत से कानून मानकर शांति से जीवन जीते, कुछ आरोपी किसी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मैच्योर सोसाइटी दो काम साथ करती है, आरोपी पर सख्त एक्शन, इनोसेंट पर सम्मान। अगर हम आरोपी छोड़कर पूरे समाज से लड़ने लगे तो क्राइम सॉल्व नहीं होगा, बट डिवीजन बढ़ेगा। अब सोशल मीडिया इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं। कुछ लोग हर मुद्दे पर एक्सपर्ट मोड में रहते हैं। सुबह जियो पॉलिटिक्स, दोपहर में फेमिनिज्म, शाम को इकोनॉमिक्स, रात को स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जैसे ही किसी अनकंफर्टेबल इशू पर साफ स्टैंड लेना हो, अचानक डिटॉक्स पर चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं होता, उन्हें सब पता होता है, लेकिन कुछ मुद्दों पर बोलना प्रॉफिटेबल नहीं होता। कुछ मुद्दों पर बोलने से ऑडियंस डिवाइड हो सकती है, कुछ मुद्दों पर बोलने से स्पॉन्सर्स अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, तो कॉन्शियंस को साइलेंट मोड पर डाल दिया जाता है। लिंक्डइन पर लिखेंगे एम्पैथी इज लीडरशिप, एम्प्लॉय बोलता है कि सर अनसेफ फील कर रहा है, तो रिप्लाई प्लीज रेज अ टिकट। इंस्टाग्राम पर लिखेंगे स्पीक योर ट्रूथ, जब विक्टिम बोलता है मैं बोलना चाहती हूं, रिप्लाई प्लीज डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। ये कोर्ट कल्चर है, कैरेक्टर कल्चर नहीं है। दोस्तों, अगर आप यहां तक देख रहे हो और आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर ऑनेस्ट डिस्कशन जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए क्या सिलेक्टिव आउटरीच आज सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। अब एक और बड़ा एंगल है ट्रस्ट एक्सप्लॉइटेशन। दुनिया के बहुत बड़े क्राइम्स फोर्स से शुरू नहीं होते, ट्रस्ट से शुरू होते हैं। पहले दोस्ती, फिर इमोशनल डिपेंडेंस, फिर मैनिपुलेशन, फिर साइलेंस, फिर डैमेज। इसलिए यंग व्यूअर्स के लिए एक जरूरी बात, अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से ही कंट्रोल करे, आइसोलेट करे, गिल्ट दे, धमकाए, पर्सनल बाउंड्रीज तोड़े, करियर या इमेज का डर दिखाए, तो वो केयर नहीं कंट्रोल है। और यहाँ पे चौथी सीख है, हर अटेंशन अफेक्शन नहीं होती, कभी कभी वो ट्रैप होती है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंगल समझिए, जब ऐसे मामले हेडलाइंस बनते हैं तो असर सिर्फ लोकल नहीं होता। क्लाइंट्स ट्रस्ट देखते हैं, इन्वेस्टर गवर्नेंस देखते हैं, एम्प्लॉयज कल्चर देखते हैं, फ्यूचर रिक्रूट्स एनवायरनमेंट देखते हैं। यानी वर्क प्लेस सेफ्टी सिर्फ मॉरल इशू नहीं है, बिजनेस इशू भी है। कई कंपनियां करोड़ ब्रांडिंग पर खर्च करती है लेकिन कंप्लेंट मैकेनिज्म पर नहीं करती। डाइवर्सिटी कैंपेन चलाती है लेकिन इंटरनल सेफ्टी ऑडिट नहीं करती। विमेंस डे पर फ्लावर्स देती है लेकिन जेन्युइन ग्रीवेंस आने पर फाइल दबा देती है। अरे भाई, कप के बांटने से कल्चर सेफ नहीं होता। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्रॉड क्यों होती है? क्योंकि अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स हो, पैटर्न्स हो, पॉसिबल नेटवर्क्स हो, डिजिटल एविडेंस हो, तो एजेंसीज नेचुरली कॉन्टैक्ट्स, चैट्स, फाइनेंशियल लिंक्स, बिहेवियरल पैटर्न सब देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब कंक्लूजन नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है सवालों को गंभीरता से लेना। लेकिन जनता क्या करती है? एफआईआर हुई नहीं, जजमेंट रेडी, अरेस्ट हुआ नहीं, हैशटैग रेडी, कोर्ट डेट आई नहीं, पैनल डिबेट रेडी। हमारे देश में पेशेंस बहुत कम है। इंस्टेंट नूडल्स ठीक है, इंस्टेंट जस्टिस नहीं। अब व्यूअर्स इस पूरी कहानी से क्या याद रखे? पहली बात, किसी भी कंप्लेंट को लाइटली मत लो लेकिन ब्लाइंडली भी मत लो। फैक्ट्स मांगो, ड्यू प्रोसेस सपोर्ट करो। दूसरी बात, वर्क प्लेस सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं, बेसिक राइट है। तीसरी बात, सिलेक्टिव आउटरीच ट्रस्ट तोड़ता है। और चौथी बात, आरोपी का नाम देखकर पूरी कम्युनिटी जज मत करो। पांचवी बात, साइलेंस भी कई बार सिस्टम फेलियर का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, सच अक्सर कड़वा होता है इसलिए लोग उससे बचते हैं, नैरेटिव कंफर्टेबल होता है इसलिए लोग उसमें बच जाते हैं। लेकिन अगर समाज बेहतर बनाना है तो कंफर्ट नहीं, ट्रूथ चुनना पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या कॉर्पोरेट्स को एम्प्लॉय सेफ्टी पर ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए? क्या इन्फ्लुएंसर सिलेक्टिव बोलते हैं? क्या वर्क प्लेस मिसकंडक्ट पर नेशनल लेवल डिबेट होनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में खुलकर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस जितनी फैलेगी साइलेंस उतना टूटेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आंख खुली रखिए, दिमाग चालू रखिए और किसी भी अन्याय पर चुप मत रहिए। आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।